तो हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और प्रतिनिधित्व है ना। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग का कार्य क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। किसका कार्य देखने वाले हैं? चुनाव आयोग का कार्य। जैसे चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है, तो पहला है मतदाता सूची तैयार करना। क्या तैयार करना? मतदाता सूची तैयार करना। और ये मतदाता सूची क्या होता है? जिनमें सभी का नाम होता है। जो मतदान करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो वोट देने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका नाम उसमें होता है। अगर उसमें आपका नाम है तो आप वोट कर सकते हैं, अगर नाम उसमें नहीं है मतदाता सूची में तो आप वोट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उन सूचियों में नाम उन्हीं का होता है जिनका वोटर कार्ड जो है बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? वोटर कार्ड। तो जिनका वोटर कार्ड बना हुआ है वही उसमें वोट कर सकते हैं, और मतदाता सूची में उन्हीं का नाम रहेगा, है ना। तो मतदाता सूची तैयार करने का काम किनका है? चुनाव आयोग का। दूसरा वर्ग क्या है इनका? कि चुनाव चिन्ह आवंटित करना, यानी सभी पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना चुनाव के समय, है ना। क्या प्रदान करना? चुनाव चिन्ह। ठीक है, ये चुनाव चिन्ह सभी को कौन प्रदान करते हैं? चुनाव आयोग। किस समय? चुनाव के समय, या जो चुनाव के समय दिया जाता है, या तो पहले से जैसे फिक्स है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का क्या है? कमल फूल, है ना। उसके बाद कांग्रेस का क्या है? हाँ, पंजाब। अब देखिए चुनाव की तिथि, ये हो गया चुनाव चिन्ह आवंटित करना, यानी सभी पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान कर देना। जैसे किसी को क्या मिलता है? किसी को कुछ अलग, हर एक को कोई ना कोई चिन्ह सिंबल मिलता है। क्या चीज का? चिन्ह, चुनाव चिन्ह। जैसे क्या क्या बताएं? जैसे किसी को हो गया, मान के चलिए साइकिल, किसी को सेव छाप, है ना, मतलब केला है, कुछ भी मतलब चुनाव चिन्ह मिल जाता है। अब चुनाव की तिथि की घोषणा करने का काम भी इन्हीं का है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव चिन्ह की तिथि की घोषणा करना, यानी चुनाव कब होगा, चुनाव कब होगा, चुनाव किस तारीख को होगा, इसकी भी घोषणा कौन करते हैं? चुनाव आयुक्त करते हैं। ठीक है, और चुनाव होने का दिन और उसके बाद गिनती जो होता है वोट की, उसका भी, ये दोनों का कौन तय करते हैं? चुनाव आयोग। ठीक है, आदर्श आचार संहिता लागू करना। ये आदर्श आचार संहिता क्या होता है? आदर्श आचार संहिता का मतलब ये हुआ कि चुनाव जिस तारीख से है उस समय से एक नियम बनता है कि आप आगे जो है क्या नहीं कर सकते हैं? प्रचार नहीं कर सकते हैं, है ना। अपने पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं आप, उस पर रोक लग जाएगी, है ना। तो उसी को कहते हैं आदर्श आचार संहिता लागू करना। ठीक है, चुनाव खर्च को सीमित करती है। चुनाव खर्च को सीमित करने का मतलब ये हुआ कि चुनाव के समय कोई भी पार्टी जो है ना, वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती है। जितना तय किया गया कि आप इतना खर्च कर सकते हैं तो आप उतना ही खर्च कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं ना तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी उस पार्टी पर क्या किया जाएगा? कानूनी कार्रवाई, या उस पार्टी को रद्द भी किया जा सकता है। बात समझे। अब है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग का ये भी काम है कि जो चुनाव होगा एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। ये निष्पक्ष का मतलब क्या हुआ और स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ चुनाव आयोग जो है किसी की सिफारिश नहीं करेगी, ना ही कांग्रेस की और ना ही भारतीय जनता पार्टी की या अन्य कोई पार्टी है उसका, किसी का वो सिफारिश नहीं करेगी। सिफारिश करने का मतलब वो किसी का साथ नहीं देगी, वो निष्पक्ष चुनाव करवाएगी, ना ही उसके साथ ना ही इसके साथ, वो एकदम स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष जांच मतलब चुनाव करवाएगी। निष्पक्ष का मतलब वो किसी के पक्ष में नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चुनाव में गड़बड़ी हो जाएगा ना, यानी तो हम लोग देखेंगे आगे राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को, जैसे हम लोग देखेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, इसका मतलब होता है कि जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराती, किसी भी पार्टी का वो फेवर नहीं करती है, यानी किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलती है ना, या किसी पार्टी का साथ नहीं देती है, वो निष्पक्ष चुनाव करवाती है। कोई भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, यानी जो राजनीतिक दल है, जैसे नई नई पार्टियां बनती है कि नहीं, तो उसको मान्यता देने का भी काम किनका है? चुनाव आयोग का। मान्यता देना मतलब जैसे नई पार्टी बनी, तो आप अगर पार्टी बना लिए तो नहीं बन जाएगा, आपको मान्यता लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मान्यता। और मान्यता देने का काम किसका है?
चुनाव आयोग का। किसका है? चुनाव आयोग का। राज्य के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, जैसे जब राज्य में चुनाव होता है, कहां पे होता है? राज्यों में जब चुनाव होता है, राज्य का मतलब क्या हुआ? स्टेट। तो स्टेट में जब चुनाव होता है, स्टेट में जब चुनाव होता है तो हम क्या करते हैं? वहां पे चुनाव आयुक्तों की, निर्वाचन आयुक्त मतलब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का भी काम किसका है? चुनाव आयोग का। कहां पे? राज्य में, यानी राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर जो चुनाव होती है उसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? उसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है चुनाव आयोग राज्य स्तर पर। कहां पे? राज्य स्तर पर। ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग बोलते हैं गिरिडीह विधानसभा, फिर बोलते हैं गांडे विधानसभा, तो एरिया बांट दिया जाता है। क्या किया जाता है? एरिया क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है कि ये एरिया जो है इसके अंदर रहेगा। जैसे गिरिडीह विधानसभा के क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है, फिर गांडे विधानसभा में, तो वो बांट एरिया जो है क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। तो वही जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है वो भी किसका काम है? यानी क्षेत्र को बांटने का काम भी कौन करते हैं? चुनाव आयोग ही, है ना। अब देखिए चुनाव आयोग का जो गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 को हुआ है, और चुनाव आयोग के बारे में जो बताया गया है, इसके बारे में, चुनाव आयोग के बारे में जो बताया गया है, कहां बताया गया है? अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक, यानी चुनाव आयोग का क्या कार्य है ना, उनका कार्य समझिए कि कार्य क्या है और क्या क्या करते, मतलब उनके बारे में पूरा, चुनाव आयोग के बारे में पूरा आपको कहां मिलेगा? अनुच्छेद 324 से 329 में, अनुच्छेद 324 से 329। जैसा कि आप जानते हैं टोटल जो अनुच्छेद है, टोटल जो अनुच्छेद है, यानी कुल अनुच्छेद जो है वो कितने हैं? कुल अनुच्छेद जो है 395 है। टोटल धाराएं कितनी है? 395, अनुच्छेद 395 टोटल है। ठीक है। तो अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, और इसकी नियुक्ति जो है किनके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किनकी नियुक्ति? चुनाव आयोग का, है ना। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। और इनकी उम्र 65 साल से अधिक। उम्र क्या होती है? 65 साल से अधिक। अब यहाँ पर देखिए वेतन इनका कितना होता है? इनका चुनाव आयुक्त का, जो चुनाव करवाते हैं ना, उनका वेतन कितना होता है? 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख के करीब। और चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, यानी एगो मेन, मुख्य मतलब क्या हुआ? एक मेन, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त एक ठो और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है। एक ठो मेन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य। अब देखिए हम लोग देख रहे थे नेशनल पार्टी और राज्य स्तर की पार्टियां। नेशनल पार्टी होती क्या है? जैसे अगर कोई पार्टी है, अगर कोई पार्टी है और उसका कैंडिडेट जो है, उसका सदस्य जो है 2-3 राज्यों में जीत गई है। कहां पे? 2-3 राज्यों में अगर जीत गई है और उसकी सरकार जो है 2-3-4 राज्यों में बन गई है, तो वो बन जाएगी नेशनल पार्टी। क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी। और जिस पार्टी का सदस्य जो है सिर्फ एक ही राज्य में हो, मतलब जिस पार्टी का सदस्य सिर्फ एक ही राज्य में जीता हो, एक ही राज्य में हो सिर्फ वो, तो वो कहलाता है राजकीय पार्टी। जैसे आप देखिए जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ये नेशनल पार्टी नहीं हुआ। कौन सा पार्टी हुआ? राजकीय स्तर की पार्टी, क्योंकि ये दूसरे राज्य में कहीं इसका देखे हैं क्या? दूसरे राज्य में जेएमएम की मतलब कैंडिडेट नहीं देखे आप? देखे हैं कि कहीं जीती मुख्यमंत्री बनी है ना, मुख्यमंत्री बना, ऐसा कुछ तो नहीं देखे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जेएमएम है, आजसू है ना, और अन्य और भी पार्टियां हैं जो कि सिर्फ राज्य स्तर की पार्टियां हैं, यानी जो एक राज्य में सिमट के रह जाए वो राज्य स्तर की पार्टी, और जो 2-3 राज्यों में फैल जाए, 2-3 राज्यों में उसका कैंडिडेट यानी सदस्य क्या करे? जीत हासिल कर ले और सरकार बनाए, तो वो कहलाता है नेशनल पार्टी। तो अगर नेशनल पार्टी को समझना है तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बीजेपी। कौन सा? बीजेपी। दूसरा कांग्रेस,
इनकी पार्टियां क्या है, हमारे देश में लगभग 28 राज्यों में से 20-22 राज्यों में तो सिर्फ बीजेपी है। उसके बाद बचे हुए 4-5-6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कौन है, कांग्रेस है ना। तो कहने का मतलब वो ये क्या हुआ, नेशनल पार्टी हुआ कि नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे है, 2-3 राज्यों से अधिक राज्यों में है ना, इसीलिए क्या कहलाएगा, नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी मतलब कौन हो गया, बीजेपी और फिर कांग्रेस, कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, ये नेशनल पार्टी हो गया जो कई राज्यों में है, ठीक है। और जो सिर्फ एक राज्य में होगा वो क्या कहलाएगा, राज्य स्तर की पार्टी, ठीक है। जैसे क्या हो गया, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना, ऐसी पार्टी। अब हम लोग ये तो समझ लिए चुनाव आयोग का कार्य क्या है, पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, अभी वर्तमान में कौन है, फिर उसको कैसे हम लोग लाते हैं, यानी चुनाव आयुक्त जो होते हैं उसको हटाया कैसे जाता है, जैसे कौन उसको लाते हैं, यानी उनको चुनते कौन है वो तो हम समझ गए, यानी उसको चुनकर कौन लाते हैं, राष्ट्रपति, यानी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो हटाने का पावर किनके पास है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अरे कब बंद हो गया था, वहाँ हो रहा है सर यहाँ। तो अब हम लोग देखेंगे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन, कौन थे। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार, कौन है। और ये ज्ञानेश कुमार कितनवे हैं, 26वें नंबर पर, यानी इसके पहले 25 बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, चुनाव आयुक्त। ये 26वां है जो वर्तमान में है, वर्तमान मतलब अभी, ठीक है। तो अभी कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार, और ये कितने नंबर पे आए, 26वें नंबर पर, इसके पहले 25 बन चुके हैं, ठीक है। और सबसे पहले कौन है, सुकुमार सेन। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, यानी हम लोग नहीं चुनते हैं, ये डायरेक्ट वोट के द्वारा जीत के नहीं जाते हैं ना, यानी सीधा वोट हम लोग इनको नहीं करते हैं, हम जिनको जिताते हैं ना वो फिर इनको चुनते हैं। कौन, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और आपके विधानसभा के सदस्य, ये लोग इनको चुनते हैं। बात समझे, हम लोग इनको नहीं चुनते, हम लोग किनको चुनते हैं, हम लोग विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं और संसद के सदस्य को, यानी सांसद जिसको कहते हैं, MP और MLA को हम लोग चुनते हैं, जिसको डायरेक्ट वोट हम लोग करते हैं। अब है मुख्य चुनाव आयुक्त को तभी हटाया जा सकता है, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, जैसे अभी श्री ज्ञानेश कुमार है, कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार वर्तमान में, तो इनको तभी हटाया जा सकता है जब संसद द्वारा की गई जांच, संसद द्वारा की गई जांच के आधार पर राष्ट्रपति यह निर्णय कि चुनाव आयुक्त अपने कर्तव्यों को सही से पालन नहीं किया है, यानी इनको हटाने का काम कब होगा, यानी चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाए तो जब लगे संसद को, किसको लगे, संसद को, है ना, जब संसद को ये लगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहे हैं, यानी संसद द्वारा की गई जांच, संसद पहले जांच करेगी, उस जांच में अगर ये दिखा कि ये ठीक से काम नहीं कर रही, जैसे चुनाव आयुक्त होता है, चुनाव करवाने का काम होता है, अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी हो गई, क्या हो गई, जैसे चुनाव आयुक्त थे और उन्हीं के टाइम पर बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी मतलब फोकस वोट पड़ गए या जैसे होता है ना लड़ाई, ये सब बहुत तरह का, यानी सही से ना करवा पाना, सही से ना करवा पाना, तो उस समय क्या होगा, संसद जो है वो जांच कमेटी बैठाएगी, यानी जांच करेगी, और जांच में अगर ऐसा पाया गया कि इन्होंने सही से काम नहीं किया गया है तो राष्ट्रपति यह निर्णय लेगी, है ना, कि किसको हटाना है, चुनाव आयुक्त को हटाना है, ठीक है। अगर ये गलती आ गया किसका, चुनाव आयोग का, किसका, चुनाव आयुक्त का, अगर लगे कि नहीं गलती है उनका सही में, तो उनको हटाया जाएगा। अब हटाने का तरीका क्या है, डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता उनको, है ना, चुनाव आयुक्त को आप डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं,
ये नहीं कि लेटर दीजिए और वो हट गए, ऐसा नहीं हो सकता है, उसके लिए प्रावधान है। क्या है देखिए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। समझे? अगर चुनाव आयुक्त को हटाना है तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव को पेश किया जाएगा कि किसको हटाना है, चुनाव आयुक्त को। तो इसके प्रस्ताव को कहां पेश किया जाएगा, संसद के किसी भी सदन में। किसी भी सदन मतलब कितने सदन है, 2, लोकसभा राज्यसभा। कौन कौन सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो इस प्रस्ताव को कहीं भी पेश किया जा सकता है। अगर मान के चलिए लोकसभा में पेश किया तो वो फिर कहां जाएगा, राज्यसभा। और अगर पहले राज्यसभा में पेश किया फिर कहां जाएगा, लोकसभा। समझ में आ रहा है? यानी अगर इनको हटाना है चुनाव आयुक्त को, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है ना। जैसे अगर लोकसभा में पहले आ गया, अगर लोकसभा में पहले पेश कर दिया तो फिर कहां जाएगा, राज्यसभा। और उसके बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देंगे मतलब वो अपने पद से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता है ना। इसके लिए प्रावधान यही है, देख लीजिए। अगर लोकसभा के पास प्रस्ताव गया है हटाने का तो फिर वो कहां जाएगा, राज्यसभा। और राज्यसभा से फिर कहां भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और ये जहां सिग्नेचर कर दिए, क्या कर दिए, ये सिग्नेचर उस पर कर दिए मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या हो जाएगी, पद से वो हट जाएंगे, है ना। अब यहां समझिए, तो लोकसभा जैसे गया, क्या गया, लोकसभा अगर ये गया है, कौन गया है, प्रस्ताव, तो यहां का जो सदस्य है, यहां का जो सदस्य है उसमें 2/3, कितना, मतलब 2/3 या 1/3 था ना। यानी कहने को तो 1/3 सदस्य जो है वो क्या करेंगे, अगर उसके खिलाफ हो गए, यहाँ का भी और यहाँ का भी। जैसे यहाँ गया, यहाँ का 1/3 इसको इसके खिलाफ हो गया, यहाँ का भी 1/3 खिलाफ हो गया, तो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा और वो वहां पे क्या कर देंगे, उसके पद से हटा देंगे। अब हम लोग जानेंगे आज आरक्षण के बारे में। किसके बारे में, तो ये समझ में आया कि किसको, चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है। सो मतलब 2/3 से ज्यादा बहुमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कितना, मतलब 1/3 नहीं, 2/3। 2/3 समझते हैं कि नहीं, 2/3 का मतलब है, आप बताइए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 543 है ना। वर्तमान में 543 है, तो इसका 2/3 का मतलब 2/3 करिए, निकालिए। जो आएगा उतने सदस्य अगर बहुमत दे दिए कि नहीं हटाना है तो हटेंगे, मतलब यहां से फिर यहां जाएगा। और राज्यसभा के जितने सदस्य हैं 200 कितना, 50, अधिक यही है 250। तो इसके भी 2/3 सदस्य जो है अगर कह दे कि नहीं हटाना है तो हटेगा। फिर ये कहां जाएगा, प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास। यानी लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनमें से 2/3 सदस्य, 2/3 का मतलब देखिए कितना हो गया, 2×3 6, 2×4 8, 2×5 10, कितना हुआ, उसको 3 से डिवाइड करिए, 3 से करिएगा 3×3 9, 3×3 9, 1 बचा 3 6 18, 3 9 6, यानी 362 कैंडिडेट, यानी 362 सांसद अगर कह दिया, यानी उनका बहुमत हो गया। बहुमत मतलब कि हटाना है, यानी 543 में से 362 खड़ा हो गया कि नहीं इनको क्या करना है, हटाना है, तो मतलब ये हटेंगे। उसके बाद वो प्रस्ताव कहां चल जाएगा, राज्यसभा के पास। और राज्यसभा में जो सदस्य 250 कहां पर है, राज्यसभा में। यहाँ का भी 2/3 सदस्य बोल देगा कि नहीं हटाना है, तो फिर वो कहां पर जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और ये सिग्नेचर कर देंगे, यानी वो क्या होंगे, पद से हट जाएंगे। समझ में आया, तो ये 2/3 समझ में आया, कितना, 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलना चाहिए, कितना, 2/3 से ज्यादा। अब बात करें आरक्षण क्या होता है। आरक्षण क्या होता है, तो आरक्षण का मतलब हुआ जो सुविधाएं मिलती है ना, किनको, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कौन है, पिछड़े लोग वर्ग के लोग हैं, जैसे दलित परिवार से है, इनको आरक्षण मिलता है। क्या मिलता है, इनको जो है आरक्षण दिया जाता है। ये आरक्षण क्या होता है, आरक्षण का मतलब सुविधाएं, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनसे थोड़ा ज्यादा सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ से, ठीक है।
सरकार की तरफ से उनको क्या मिलती है, थोड़ा ज्यादा सुविधाएं मिलती है। जैसे मान के चलिए अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, जनरल कैटेगरी मतलब समझते हैं कि नहीं, जिनमें कौन आ जाएंगे, जैसे नहीं जनरल में आते हैं, जैसे ब्राह्मण है हो गया, ब्राह्मण समझते हैं ना, पंडित जी सब जो पूजा करवाते हैं, शादी करवाते हैं, वो ब्राह्मण, वो जनरल में आते हैं। फिर आप देखिए सिन्हा जी जो होते हैं, है ना, वो सब भी जनरल में आते हैं। तो ये सब को आरक्षण नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? आरक्षण नहीं मिलता है इन लोगों को। आरक्षण ना मिलने का मतलब क्या हुआ समझे, कि जैसे स्कॉलरशिप मिलता है पिछड़े वर्ग के लोगों को, इनको स्कॉलरशिप कभी नहीं दिया जाता, इन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलता है ब्राह्मणी से, ठीक है। दूसरी बात, कहीं भी कोई फॉर्म भराया जाएगा ना तो उस समय इनको सबसे ज्यादा पैसा लगेगा। जैसे मान के चलिए अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो उसको अगर 1000 रुपया लग रहा है फॉर्म भरने में, तो जो पिछले वर्ग के लोग ST SC होंगे उनको कितना लगेगा, उससे आधा, यानी 500-600 लगेगा। कितना लगेगा? 500-600। अगर किसी को 250 रुपया लग रहा है तो इसको 150 रुपया लगेगा। तो ये हुआ आरक्षण। बस यही आरक्षण नहीं, और भी चीजों में है। क्या चीजों में है? तो जब नौकरी की बात होगी, जैसे मार्क्स जो लाया जाता है ना, एग्जाम देते हैं, तो वहां भी इनको आरक्षण प्राप्त है। जैसे आप ज्यादा मार्क्स लाए, वो कम मार्क्स लाए, फिर भी उनकी नौकरी हो जाएगी, आपकी नहीं होगी। क्यों? उनको आरक्षण प्रदान है। अब आरक्षण सुनिए, तो आरक्षण में क्या है, लोकसभा में आरक्षित सीटें, लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी है? 79। कितना है? और ये किसके लिए है? अनुसूचित जातियों के लिए। किसके लिए है? अनुसूचित जातियों। अनुसूचित का मतलब क्या हुआ? SC। क्या हुआ? शेड्यूल कास्ट, है ना। लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित है? 79। किसके लिए है? SC के लिए। SC समझते हैं कि नहीं? SC का मतलब हो गया जैसे दास हो गया, है ना, धोबी हो गया, ये सब जो होते हैं वो SC होते हैं। कौन होते हैं? SC। तो इनके लिए कितना सीट रिजर्व है लोकसभा में? कितना सीट? 79, है ना, इतना सीट रिजर्व है। यानी यहां से कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। कौन खड़ा हो सकता है? यही सब, है ना। अगर कोई जनरल व्यक्ति खड़ा होना चाहेगा, भले सीट खाली रह जाए, यानी सीट खाली क्यों ना रह जाए, लेकिन दूसरा कोई यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिजर्व है। किसके लिए? इन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। आप देखिए, अब जो 41 सीट है ना, वो किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। यानी किसके लिए? ST के लिए। ST समझते हैं ना? ST मतलब क्या हो गया? जैसे मांझी जाति हुआ, है ना, ये सब ST में आते हैं। इसमें आते हैं ST में, शेड्यूल ट्राइब, ट्राइबल जो होते हैं, यानी जो जंगल एरिया साइड में रहते हैं ना, उनको कहते हैं। तो इसके लिए कितना सीट आरक्षित है? 41 सीट आरक्षित है। यानी इनको 41 सीट मिला हुआ है, एकदम रिजर्व। रिजर्व समझते हैं नहीं? यहाँ दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता है, यही खड़े होंगे। यहाँ भी सीट क्यों ना खाली रह जाए, चलेगा, लेकिन दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो देखिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हो गई? 79 और 41, 7 4 11, यानी 120। टोटल कितना सीट? यानी 120 सीटें जो है वो रिजर्व्ड है। किसके लिए? ST और SC के लिए। इन पर जब भी खड़े होंगे तो यही खड़े होंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग थोड़ा समझेंगे जीत के बारे में। जीत समझते हैं ना? जैसे कौन जीतता है, हमारे यहाँ जो प्रणाली है जीत की वो कैसी है, यानी भारत में जो जीत की प्रणाली है वो क्या है। तो देखिए, जिस पार्टी को बहुमत सबसे ज्यादा मिलेगा ना, वही पार्टी जीतती है ना। यहाँ पे कौन सी पार्टी जीतती है या जीत किसको मिलती है? जिस पार्टी को बहुमत सबसे अधिक मिलेगा। बहुमत का मतलब क्या हो गया? यानी जिस पार्टी को सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया होगा वही पार्टी यहाँ जीतेगी। यही प्रणाली हमारे यहाँ अपनाया गया है। किसका? जीत का। जीतने का प्रणाली क्या है? सबसे अधिक वोट जिनको मिलेगा वो जीतेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग करेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसका तो बोलिए